बट आपको एक लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। अब आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बहुत हैं, ठीक। उसमें से 5% लोगों को पता है कि अच्छा ASNT NTT नाम की कोई चीज़ होती है। अब उसमें से भी जो 5% है उसमें से भी बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो वो करते हैं, लेकिन जो लोग कर लेते हैं वो अपने एक लेवल से तो ऊपर उठ गए। अदर सर्टिफिकेशन चलो सर, ये तो सर मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग के बाद मैं एक भेड़ चाल से तो अलग हो गया हूँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ के आ गया हूँ। ऊपर उठ के आ गया हूँ। अब मुझे और ऊपर उठना है, मतलब मुझे और अच्छा होना है इस फील्ड में, और सर्टिफिकेशंस और नॉलेज। तो उसमें वैकेंसी निकलती है मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड इन पंजाब, मैकेनिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड इन दिस लोकेशन, क्वालिटी इंजीनियर रिक्वायर्ड इन दिस लोकेशन, क्वांटिटी सर्वेयर रिक्वायर्ड इन दिस लोकेशन। तो सर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एनरोल हो जाएंगे बच्चे, उसके बाद सर प्लेसमेंट का क्या वो रहता है? तो सर आपने अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बताया था कि उसमें एम्प्लॉयमेंट या फिर बच्चों को भेजा जाएगा, उसके अलावा सर और कौन कौन से सेक्टर्स हैं सर जिनमें अपॉर्चुनिटी? अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों पे भी काफ़ी फोकस किया गया है, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, उन पर काफ़ी फोकस किया गया है, वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो सर उनके लिए क्या है? सो वेलकम सर, हाउ आर यू? ये देखना किधर रहेगा? आपकी तरफ? मेरी तरफ देखो, आपको कैमरा देखना ही मुझे बताइए। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ऑफ शीट भी चलते रहते हैं ना। अच्छा, बस आप मुझसे बात करो, बस जो मेरे मन में जो डाउट्स हैं बस वो आपको बात करने हैं और कुछ नहीं। कैसे हो सर आप? बस बढ़िया। अभी हमारा नेक्स्ट का पहला सेशन स्टार्ट हो चुका है, ओके। और जिसमें कि काफ़ी कैंडिडेट लोग इंटर्नशिप के लिए भी रिलायंस रिफाइनरी में जा चुके हैं, ओके। और अब सेकेंड सेशन के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। मतलब सर इंडिया में ना काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, या फिर इवन इंजीनियर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको भी यही प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। इंजीनियर्स इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं बट उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। सो मेनली इंजीनियर्स के पोर्शन को अगर हम पकड़ के देखें, सो उसमें ऐसी क्या बेस्ट कोर्सेज रहेंगे एडिशनल जो इंजीनियरिंग के साथ हमें करने चाहिए, या फिर अगर कोई एक्सपीरियंस हो चुका है, उसे काफ़ी सालों से भी काम कर रहा है, फिर 3-4 साल से एक्सपीरियंस है, उसके बाद क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं जिससे एक तो इनकम बूस्ट हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा मन में रहता है ना कि यार फॉरेन में काम करना है, इनकम हाई होती है फॉरेन में, क्योंकि बंद कर दो भाई साहब। फॉरेन में काम करना है, रियाल या फिर अदर करेंसीज में अर्न करना है, उधर भी इनकम अच्छी होती है। सो मुझे कोर्सेज सजेस्ट करो आप कि आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप ये कर लो, और अच्छे से कर लो, नॉलेज होगी तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, अच्छा आप अर्न कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं सर? तो जैसा आपका क्वेश्चन आया कि किसी ने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, एमटेक कर रखा है, PhD कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो दिक्कत आती कहाँ है? उनके पास नॉलेज तो है, ठीक है, बट इंटरव्यू क्रैक करने का स्किल नहीं है, ठीक है। एग्री सर, पॉइंट। कोई भी कॉलेज है, चाहे IIT है, चाहे नॉर्मल कॉलेज है, चाहे कोई भी कॉलेज है, उनको सबको ही पढ़ाया जाता है, पूरी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। तो कैंडिडेट ये तो सीख लेता है कि इंजीनियरिंग क्या है, बट ये नहीं सीख पाता कि उस इंजीनियरिंग को अप्लाई कैसे करना है, और अगर अप्लाई करना भी जान गया तो अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है, वो सामने वाले को कैसे बताए। सबसे बड़ा टैलेंट ये आता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई भी इंजीनियरिंग का या नॉन इंजीनियरिंग का कैंडिडेट कौन सा कोर्स करे, ये इंपॉर्टेंट है कि वो स्किल सीखे जिस स्किल से वो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सके, या अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है तो अपने मैनेजर से किस तरीके से बात करनी है उसे ये पता रहे, अपने जूनियर से कैसे बात करनी है ये पता रहे। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अच्छा सर, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी फील्ड में। हाँ जी। मतलब इन माय ओपिनियन, अगर एक दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ अ पर्सन विद अ गुड कम्युनिकेशन, एक तरफ अ पर्सन हु कैन नॉट कम्युनिकेट बट ही इज़ हैविंग अ गुड नॉलेज, एंड द फर्स्ट पर्सन इज हैविंग अ मीडियोकर नॉलेज. So in that case, I think the person having a good communication skills can excel more as compared to person with no communication skills but having knowledge. Do you agree, sir? Yeah, I do agree with you, and you're like 100% true, because if you have knowledge and you don't know that how you will share whatever knowledge you have,
देन व्हाट इज बेनिफिट ऑफ हैविंग नॉलेज? ट्रू सर, ट्रू। तो सर कम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई गाइड, मतलब फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करो या बाहर निकलो, एक्सपोजर लो, बट उसके अलावा अगर मुझे फॉर्मल वे में जाना है कि मतलब मुझे अपना कम्युनिकेशन इसके लिए इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स किसी को इम्प्रूव करनी है ना, तो उसको सबसे ये ज़रूरी है कि वो लोगों से बात करे। इनफॉर्मल पार्ट हो गया, नए लोगों से बात करें। फॉर्मल में हम जाएंगे तो वो मॉक इंटरव्यू दें, या एक कैंडिडेट, हम ये नहीं कहते कि वो कैंडिडेट हमारे यहाँ आए, कोर्स करे, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करे। उसे क्या ज़रूरी है, वो 20, 50, 100 इंटरव्यू अटेंड करे। ठीक, अब ये चीज़ लोगों के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग उनको एक तो टेक्निकली उनको इम्प्रूव करते हैं, प्लस इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन होती हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में मॉक इंटरव्यू अरेंज कराते हैं अपने कैंडिडेट्स लोगों का। ओके सर, सर्टिफिकेशन में मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं सर्टिफिकेशन में? देखिए, हम निस्ट की बात करते हैं तो निस्ट में पहले सेशन में हमने दिया था ASNT सर्टिफिकेशन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2। सर मतलब मैं लेमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक्सप्लेन कर दो सर ये। ओके, लेवल 1 एंड लेवल 2 और ये ASNT सर क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने ASNT नाम लिया, अभी आप तो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो। हाँ बिल्कुल। ठीक, बट अगर कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड का भी लोग होगा ना, तो मतलब 100 लोगों में से 95 को नहीं पता कि ASNT क्या है। फिर लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ तो सर ये ASNT बताओ सर। ASNT इज़ अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सर क्या होता है उसमें? नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ को बिना तोड़े हुए उसका टेस्ट करना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। जैसे हम लोग अपनी बॉडी का एक्सरे कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो बिना हमारा पेट काटे हुए या बिना भाई मसल्स को हटाए हुए बता देते हैं कि हड्डी में क्रैक है या नहीं क्रैक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है पेट में या नहीं दिक्कत है। हाँ, अल्ट्रासाउंड हो रही, जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, तो ये मेडिकल में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सेम टेक्नोलॉजी हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि भाई किसी मेटल के अंदर क्रैक है या नहीं है, किसी कंक्रीट की वॉल है उसके अंदर क्रैक है या नहीं है। तो सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में हम इसी तरीके की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसकी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सर इसकी भी मतलब जैसे कौन कौन से सेक्टर्स है जिनमें जॉब मतलब रिक्वायरमेंट होती है इस वाली फील्ड में, कि आपको इंस्पेक्शन करने में, इंस्पेक्शन मेनली ना, इंस्पेक्शन वाली इंस्पेक्शन। हाँ, तो कौन कौन सी फील्ड होती है सर? देखिए, वैसे तो जितनी भी फील्ड हैं, हर फील्ड जुड़ी हुई है, हर फील्ड में इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे कोई भी फील्ड हो। बट अगर हम बात करें कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैंडिडेट्स किधर ज़्यादा कमा सकता है, कोई भी अनएम्प्लॉयड है, चाहे एम्प्लॉयड है, चाहे वर्किंग है, तो सबसे ज़्यादा अर्निंग आती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। सर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अगर रश है, मतलब वहाँ पे कंपटीशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कंपैरेटिवली चांसेस हैं कि हाँ अगर नॉलेज है तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी? देखो, कंपटीशन हर जगह है, बट आपको एक लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। अब आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बहुत हैं। हाँ ठीक, उसमें से 5% लोगों को पता है कि अच्छा ASNT NDT नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, अब उसमें से भी जो 5% हैं, उसमें से भी बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो वो करते हैं। लेकिन जो लोग कर लेते हैं वो अपने एक लेवल से तो ऊपर उठ गए। ट्रू सर, ट्रू। अब आपका लेवल अप हो गया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, सर्टिफिकेशन, प्लस आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपने इम्प्रूव कर ली हैं। आपको मॉक इंटरव्यू आपने दे लिया है। ठीक है, आपने रेज्यूमे बिल्डिंग सीख लिया है। ठीक है, प्लस आप पब्लिकली हम किसी से कैसे बात करना है, तो अगर उसके लिए हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट्स लोगों को हम असाइनमेंट में ये नहीं कहते हैं कि भाई कागज़ पे लिख के दो, हम बोलते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड करो, कैमरे में लगातार देखते रहो और उस वीडियो को सबमिट करो एज असाइनमेंट। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग है पूरी। प्रैक्टिकल, क्योंकि कैमरा, मतलब मुझे भी फील होता है जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरा को फेस करना, मतलब आप अपने फियर से लड़ रहे हो सीधा। एग्जैक्टली, और अपने फियर को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना और फियर को, हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए सर ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपका। मतलब वीडियो कैमरा पे बार बार प्रैक्टिस कराना
सही है सर। और सर अदर सर्टिफिकेशन, चलो सर ये तो सर मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग के बाद मैं एक भेड़ चाल से तो अलग हो गया हूँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ के आ गया हूँ, ऊपर उठ के आ गए। ऊपर उठ के आ गया हूँ। अब मुझे और ऊपर उठना है, मतलब मुझे और अच्छा होना है इस फील्ड में, और सर्टिफिकेशंस और नॉलेज क्या देखिए, गेन कर हमारे सकता हूँ पास मैं। सिविल और मैकेनिकल के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन है। और ये सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं कि जस्ट सर्टिफिकेशन है, जिस नेम से सर्टिफिकेशन है उसी नेम से आपको जॉब पोजीशन मिलेगी किसी कंपनी में। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखेंगे, ओके, तो उसमें वैकेंसी निकलती है मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड इन पंजाब, मैकेनिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड इन दिस लोकेशन, क्वालिटी इंजीनियर रिक्वायर्ड इन दिस लोकेशन, क्वांटिटी सर्वेयर रिक्वायर्ड इन दिस लोकेशन। तो जिस नाम से जॉब पोजीशंस निकलती हैं उसी नेम से हमारे पास सर्टिफिकेशन है, और उसी जॉब पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं अपने कोर्सेज में, जिससे कि कैंडिडेट ये सर्टिफिकेशन करने के बाद जब इंडस्ट्री में जाए तो उसे जो काम करना है उस काम के बारे में थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और आप बोल सकते हैं कि बाकी सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ही इम्पार्ट हो रखी हैं। तो सर इसमें जैसे NDT भी आती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, सर उसका प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब क्वालिफिकेशंस का, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसमें स्कोप क्या है सर, बता सकते हो? ओके, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपने पूछा, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी है, उसने मान लो किसी ने क्लास 5 कर रखा है, वो भी नहीं कर रखा, किसी को अपना नाम लिखना आता है, 2+2 4 आता है, तो वो भी एनरोल कर सकता है NDT में लेवल 1 पोजीशन के लिए। ओके, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है। जो लेवल 1 है उसके लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से कर सकते किसी बैकग्राउंड से कर सकते हैं। हैं सर। उसके बाद लेवल 1 वाला कैंडिडेट ही 6 महीना एक्सपीरियंस लेके लेवल 2 कर सकता है। सर लेवल 1 में मतलब क्या क्या चीज़ें शॉर्ट में अगर बताए तो क्या पढ़ना होता है, या फिर क्या सिलेबस वाइज क्या होता है? लेवल 2 में, लेवल 1 में पढ़ना बहुत कम होता है। मेनली जैसे अभी हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो अल्ट्रासाउंड करना सीखना होता है उसे, कि प्रैक्टिकली कैंडिडेट कैसे अल्ट्रासाउंड करेगा, ओके, और उसकी रिपोर्ट कैसे बनाएगा। ओके, रिपोर्ट को साइन करने की अथॉरिटी नहीं होती है, बट ही कैन डू द टेस्ट, द कैंडिडेट कैन मेक द रिपोर्ट। और सर लेवल 2 की तरफ उसकी क्वालिफिकेशन, मतलब लेवल 1 के बाद कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है? मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेके कोई भी लेवल 2 कर सकता है। ओके, अभी लेवल 2 डायरेक्टली कौन कर सकता है? हाँ वो ये बताओ सर, डायरेक्टली कौन कर सकता है? अगर कोई भी साइंस बैकग्राउंड से है, मीन्स किसी के पास 12th में साइंस है, तो वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर 12th में साइंस नहीं है तो मिनिमम ITI या डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी एलिजिबल है लेवल 2 के लिए। और सर लेवल 2 में मतलब अगर कोर्स और पढ़ाई की बात करें तो क्या क्या होता है? देखो, पढ़ाई इन जनरल शॉर्ट में बताओ, मतलब डिटेल में नहीं जाना। कुछ नहीं है, जो बेसिक फिजिक्स है ना, जो हम क्लास 6-7 में पढ़ते हैं, सेम कंसेप्ट है। मेन प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि मशीन कैसे चलानी है। और सर अगर कोई भी साइंस से दूसरे बैकग्राउंड का है, सो उसको लेवल 1 करने के बाद वो लेवल 2 कर सकता है, मतलब? एग्जैक्टली। ओके, और सर फिर लेवल 3? लेवल 3 करने के लिए अगर कोई BTech या BSc वाला कैंडिडेट है, तो उसको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर लेवल 2। आफ्टर लेवल 2, अच्छा। और सर अगर कोई BTech और BSc नहीं है, मान लो डिप्लोमा है, हाँ, तो उसको मिनिमम 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर लेवल 2। और बाकी जितने भी लोग हैं उनको मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर लेवल 2 टू बिकम अ लेवल 3। आपका एक क्वेश्चन बीच में आया था, सैलरी रेंज क्या होती है? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, वो कहते हैं कि सर लेवल 2 करने के बाद क्या सैलरी होगी? सर मैंने तो BTech किया है और मुझे अभी 30,000 मिल रहा है, लेवल 2 में कर लूँगा तो कितनी सैलरी होगी? जनरल क्वेश्चन है ये तो। आप अगर आज इस लेवल पे हो, कुछ ऐड ऑन कर रहे हो, तो इस लेवल पे जाओगे। बिल्कुल, राइट। लेवल 2 करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो काफ़ी लो ग्रेड का बंदा भी लेवल 2 कर सकता है। जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी लेवल 1 करके लेवल 2 के लिए जा सकता है। तो सिर्फ एज अ लेवल 2 आप अगर सैलरी पूछते हो तो मैं कहूँगा 10 से 15 हज़ार मिलेगा, जो रियलिटी है।
बट आपने बीटेक कर रखा है, आप बीटेक के बिहाफ पे अगर 30,000 सैलरी उठा रहे हो और अभी आपने ASNT का NDT भी कर लिया, तो आप इंटरव्यू दो अपनी कंपनीज़ में, अपने से रिलेटेड सेगमेंट कंपनीज़ में। आप हमसे पूछे कि सर किस कंपनीज़ में मैं इंटरव्यू दूँ, हम बताएंगे आप इंटरव्यू दो, आपको उससे बेटर सैलरी मिलेगी। सर एक एक्सपेक्टेड मतलब जान सकता हूँ मतलब ये बेस हम बता सकते हैं फ्रेशर के लिए। हाँ फ्रेशर के लिए सर बताओ। जो मतलब लोएस्ट कैटेगरी है ना, मतलब जो लेवल 2 के लिए जस्ट एलिजिबल है, ITI वाला हो गया या लेवल 1 करके आया है, हम आपको बेस बोलेंगे, हम आपको हाईएस्ट फिगर कभी नहीं देते। ठीक है, बेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ 10 से 15,000 प्लस एकोमोडेशन प्लस ट्रैवलिंग, इतना तो हर किसी को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ITI वाले बंदे लोएस्ट बिल्कुल लोएस्ट लेवल 2 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। इसके बाद बीटेक वाला तो 1 साल के बाद लेवल 3 कर सकता है। आफ्टर लेवल 3 मिनिमम सैलरी इन इंडिया इज अराउंड 80,000 रुपीज़ पर मंथ। डिप्लोमा वाला 2 साल बाद कर सकता है। तो सर डिप्लोमा वाला और बीटेक वाला सैलरी सेम? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सेम होगा, डिफरेंस तो होगा ही लेवल 3 के बाद। लेवल 3 के बाद देखो ये क्या है, एक मिनिमम क्राइटेरिया। जैसे मैंने पहले आपको 10 से 15,000 बताया, तो ये भी मिनिमम क्राइटेरिया है, डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा। ओके सर अगर हम इसी पर्सपेक्टिव लाइक लेवल 3 के बाद अगर कोई बीटेक के बाद, अब इंडिया का पर्सपेक्टिव हमने देख लिया, आपने बोला मिनिमम 80,000 और बेस सैलरी। अब इसी सिचुएशन को अब्रॉड अगर कोई जाना चाहे कैसे वो? ओके देखो अब्रॉड अगर कोई जाना चाहता है ना, तो अब्रॉड लेवल 3 और मतलब कैसे जा सकता है और क्या है वहाँ पर, क्या सैलरी और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्या है? देखो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है गल्फ कंट्रीज़ में है, तेल सबसे ज़्यादा उधर से ही आता है। ठीक है, तो उधर इन सारी जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वहाँ से वैकेंसीज ऐसे आती हैं, एक दिन में 5-5 इंटरव्यूज़ रहते हैं। एक दिन में आप 5-5 इंटरव्यू दे सकते हो इफ़ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, अदर डिप्लोमा और बीटेक, और इवन इफ़ यू आर BSc एंड यू हैव डन दीज कोर्सेज, तो आप एक दिन में 5-5 इंटरव्यू दे सकते हो अब्रॉड के लिए। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। नॉर्मली कैंडिडेट को पता नहीं है कि कौन सी रोड जा रही है और उसके पास GPS भी नहीं है। तो मेनली आप इस फील्ड के GPS हो, आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं ना? आप बोल सकते हैं। हाँ सर फिर ठीक है। तो GPS तो सर बहुत ज़रूरी है, रास्ता हो जाते हैं बिल्कुल। GPS के बिना आप अपने जो आपका डेस्टिनेशन है खो जाते थे, मैं खुद भूल जाता हूँ रास्ता कभी। बहुत लोग डेविएट हो जाते हैं। सही बात है सर। सर हमने NDT के बारे में बात किया, उसके अलावा सर मैं एक और पढ़ रहा था QA QC कुछ ऐसे करके भी है सर उस कोर्स के बारे में मतलब वो क्या फील्ड है, उसमें क्या होता है, तो ये बताना चाहोगे सर? देखो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस QA QC, यही सर ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है? ये एडवांस नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। अच्छा ये बेसिक है बहुत ज़्यादा? ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं राइट, तो हमारे बात करने की भी तो एक क्वालिटी है। बिल्कुल राइट, आप किसी भी कंपनी में हो, कोई एक सब्जी बेचने वाला है तो उसकी सब्जी में भी क्वालिटी है, तो क्वालिटी इज़ एवरीवेयर। ओके, तो अगर आप QA QC कोर्स करते हैं तो QA QC आप मान लो आपने हम जो कराते हैं आपको QA QC इन मैकेनिकल कराते हैं, QA QC इन पाइपिंग कराते हैं, QA QC इन वेल्डिंग कराते हैं, QA QC इन करोजन कराते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स करने के बाद आप इस QA QC को ऐसा नहीं कि आप इसी इंडस्ट्री में सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, ऑयलिंग, ये तो है ही है। हाँ, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी क्योंकि क्वालिटी के पैरामीटर तो हर जगह वही हैं। सर QA QC का थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोगे मेरे को, मतलब क्या है क्या नहीं? ओके, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इसमें होता है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, मटेरियल है, उसका आप इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि जो मटेरियल आया है वो ठीक है या नहीं ठीक है। फिर आपका मटेरियल पहुंच गया प्रोसेसिंग होने के लिए। ठीक है, मतलब उसके ऊपर ग्राइंडिंग हो रहा है, मिलिंग हो रहा है या कोई भी ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें भी आप चेक करेंगे कि भाई डायमेंशन मुझे जितना OD आउटर डायमीटर चाहिए था उतना ही है या नहीं है, या इनर डायमीटर जितना चाहिए था उतना है कि नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है। तो ये सारे हमने क्या किया, पैरामीटर हम चेक कर रहे हैं, तो वी आर चेकिंग द क्वालिटी।
हमने मटेरियल चेक कर लिया कि जो मटेरियल हमें चाहिए वही मटेरियल है कि नहीं है, ठीक है। डिस्पैच से पहले फिर हमने कुछ पैरामीटर सेट किए, वो चेक कर लिए। सो दीज आर द क्वालिटी। इसमें कहीं भी डेविएशन आता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, ओके। ठीक है। अपने कस्टमर को अश्योर करते हैं कि भाई जो हमने बनाया है क्वालिटी प्रोडक्ट ये ठीक है, बेस्ड अपॉन द क्वालिटी पैरामीटर्स दैट वी हैव चेक। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अंडर QA/QC। सर जब भी सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, जैसे किसी को NDT करनी है तो मैंने जैसे सर्च किया, सो उसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं, बट रिव्यूज़ देखे जाएँ तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ANDT काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं पर्सनली। सो सर ANDT अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसमें मतलब क्या प्रोसीजर रहता है, और आप कैसे मतलब पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देते हो, आप बच्चे के ऊपर कैसे ध्यान देते हो पूरा? देखो आज के टाइम में बच्चे का जो मेन रिक्वायरमेंट है ना, वो उसका रिक्वायरमेंट है जॉब का, ठीक है। और आपने कहा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे मतलब उनसे ANDT कैसे आउटशाइन कर रहा है, उनसे कैसे एक लेवल ऊपर है? मतलब रिव्यूज़ देखते हैं तो हाँ समझ में आता है कि कुछ तो डिफरेंस है, सर कैसे है? और सर मैं ये भी देख रहा था इसका निस्ट से भी कुछ मतलब कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट, तो सर इसमें क्या है मतलब? देखो आप किसी और इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करेंगे, वो कहेंगे वी प्रोवाइड जॉब गारंटी। तो जॉब गारंटी, कोई गारंटी किसी की कैसे ले सकता है? बिल्कुल सर, ठीक है। सो वी डोंट टेक गारंटी, वी मेक देम एलिजिबल, वी मेक देम कैपेबल, जिससे कि वो बंदा कहीं भी जाए और अपना इंटरव्यू क्लियर कर सके। तब आप उसकी स्किल्स और नॉलेज पर इतना फोकस कर देते हो कि उसे गारंटी वो अपने खुद में वो खुद में सेल्फ केपेबल है कि वो उसे गारंटी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा, खुद कैपेबल। बस उसे इंटरव्यू में जाना है एंड वो मतलब फाड़ के आएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे यहाँ से 25-30 बच्चे निष्ट से, जो कि इस्पात मंत्रालय का संस्थान है, यहाँ से रिफाइनरी में गए हैं इंटर्नशिप के लिए, और सबके सब उधर सेलेक्ट हो गए हैं। क्या बात है सर, ठीक है। तो जितने बच्चे अप्लाई किया सब गए, सब सेलेक्ट हो गए। 1-2 कैंडिडेट के साथ दिक्कत आई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना किसी ने ये कोविड टेस्ट का जो सर्टिफिकेट होता था, तो उनका ये वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसके कारण उनका डिले हुआ। बट फिर भी जो भी दूसरे प्रोसेस थे, स्टेप्स करके लीगल जो भी प्रोसेस थे, और उनको भी उधर ज्वाइनिंग मिली। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो इंटरव्यू भाई परफॉर्म ना कर पाया हो और वहाँ इंटरव्यू क्लियर ना कर पाया हो। हर कैंडिडेट उधर वर्क कर रहा है अभी करंटली। और अभी हमारे पास अडानी रिफाइनरी का शटडाउन आया है, तो अब जो आने वाले सेशन में जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो अडानी उन्होंने तो हमसे मांगे हैं कम से कम 500 कैंडिडेट्स चाहिए उनको उधर। तो नेक्स्ट सेशन के जितने कैंडिडेट्स आएंगे, सो वील पुट देम देयर, जिससे वो उधर इंटर्नशिप कर पाएँ। और इनके लिए हमेशा हम लोग कुछ न कुछ फ्यूचर में प्लानिंग रखते हैं। और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स लोग इंडिया में तो हैं ही हर जगह, प्लस अब्रॉड जा रहे हैं, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, US, ओके। कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं हैं। सर मतलब पिछले कुछ टाइम में गए हैं, मतलब खूब रेगुलर जाते हैं, रेगुलर जाते रहते हैं। ओके। तो सर ये निस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन मतलब कैसे हेल्प करता है? निस्ट में कोई कोर्स अगर 10,000 15,000 का मिल रहा है, वही कोर्स अगर कैंडिडेट बाहर करेगा तो उसे 1,25,000 का 1.5 लाख का पड़ेगा। बट निस्ट में वही कोर्स उसको 10,000 15,000 का पड़ जाता है। तो ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑब्वियसली। निस्ट में कैंडिडेट्स लोग एडमिशन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। सो उसका क्या प्रोसीजर होता है? इसका प्रोसेस है एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इस बार सेकेंड सेशन में हम लोग मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन ले रहे हैं। ओके। सो देयर 2 क्राइटेरिया। सो मतलब मेरिट बेसिस में क्या होता है? सेमेस्टर रिजल्ट देखा जाता है या फिर ओवरऑल? देखिए हमारे कोर्सेज के लिए 10th क्लास पास आउट वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, 12th वाला भी ले सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी, हर एक कैटेगरी के लोग आते हैं। ओके। तो कैंडिडेट की 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, सारे मार्क्स के बिहाफ पे उनकी एक मेरिट
प्रिपेयर किया जाती है, उसकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं अभी तक उन सबको कंसीडर करते हुए मेरिट प्रिपेयर किया जाता है, और बेस्ड अपॉन द मेरिट दे गेट एडमिशन। और सर ये जो एग्जामिनेशन या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या? एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो किसी ने मेरिट में भी अप्लाई किया है, उसको लगता है मेरे अच्छा, वो एट द सेम टाइम उसमें भी कर सकता है? हाँ, 85% मार्क्स हैं मेरिट थ्रू आउट, अप्रॉक्स 85% मार्क्स हैं, बट मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। तो सर ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें मतलब किस MCQs होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं? MCQs। नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए सिर्फ मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को या स्टूडेंट्स के लिए हैं। अच्छा, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब अच्छी सैलरी पे भी पहुंच गए हैं बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज। आपने जैसे बात की किसके अंदर नॉलेज है बट सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो वो लोग भी, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स भी आते हैं, उनको भी हम ग्रूम करते हैं। वो भी अपने आप को कैपेबल बनाते हैं कि भाई आज अगर वो XYZ सैलरी उठा पा रहे हैं तो कल उससे प्लस में कुछ उठा पाएँ। और निस्ट में एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट ईजिली नहीं ले पाया अभी तक बिकॉज उसका प्रोविज़न नहीं नहीं है सर। था, बट इस बार से हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोविज़न लेके आए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं? नो, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एंट्रेंस एग्जाम बट दे कैन अप्लाई थ्रू मेरिट बेसिस। मेरिट एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब ऑफ शोर भी काफ़ी जाते हैं लोग काम करने। तो ऑफ शोर में मैं देख रहा था एक रोप एक्सेस, और उसमें टेस्टिंग वाली भी एक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। रोप एक्सेस निस्ट में अभी अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल, बट वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग रोप एक्सेस इन निस्ट लाइक विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years। ओके, बिकॉज इसका जो निस्ट का जो रोप एक्सेस का सर्टिफिकेशन, दिस इज़ फ्रॉम UK लंदन। ओके। तो सर्टिफिकेशन जो बॉडी है दैट इज़ IRATA, IRATA। तो वो करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ इन, हमारा ब्रांच ऑफिस केरला में है, इन कोल्लम। सो वहाँ से हम लोग कराते हैं। मतलब निस्ट से कोलेबोरेशन में नहीं है वो? निस्ट में अभी नहीं है, अभी नहीं है वो, आने वाले टाइम, बट आने वाले ANDT time में है। ANDT में है। ओके। तो कैंडिडेट कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन इन ANDT फॉर रोप एक्सेस, और 7 दिन का सर्टिफिकेशन है सिर्फ। अच्छा, 7 days के अलावा सर NDT हमने डिस्कस किया, QA QC डिस्कस किया, रोप एक्सेस डिस्कस किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, निस्ट के बारे में डिस्कस किया। सर जो निस्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? निस्ट में अप्लाई करने के लिए, और सर वो रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और वो सारी चीज़ें बता दो मुझे। ठीक, देखो निस्ट में अप्लाई करने के लिए पहले बता चुका हूँ, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस की बेसिस पे। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट आता रहता है। ओके, ठीक है। साइट ऑफिशियल, और आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है NISST.org, वहाँ से भी चेक कर सकते आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन में जाके, हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन में जाके, ठीक। या फिर आप ANDT.co.in पे जाके स्टूडेंट सेक्शन में जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, और आपको 25 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी टाइम दे दिया है रजिस्ट्रेशन, सफिशिएंट टाइम दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लोगों को पता चला बट तब तक रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो चुकी थी। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई बाद में, तो इसलिए हमने सफिशिएंट टाइम दिया है कि कैंडिडेट्स ईजिली अप्लाई कर पाएँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर पाएँ। और एग्ज़ामिनेशन कब से है सर? 29 और 30 जून को। 29 और 30 जून से एग्ज़ामिनेशन है, 2 दिन है। अच्छा, आप किसी भी दिन आपका स्लॉट बुक कर लिया जाएगा। बाकी जो भी नोटिफिकेशन है इसके लिए अपडेटेड, वो आपको निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे NISST.org उधर मिल जाएगा। तो सर ये जो ऑफलाइन वाला रहता है उसमें क्या क्या, मतलब सेंटर कहाँ पर आता है और या फिर कहाँ से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताओगे? देखिए मेन जो कैंपस है, मेन कैंपस इज़ निस्ट मंडी गोविंदगढ़, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, पंजाब में है। यहीं बैठे हैं, ठीक। तो मेन कैंपस हमारा निस्ट है मंडी गोविंदगढ़ का। बट अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए साउथ इंडिया से है, तो वो मुंबई ब्रांच में भी आके क्लासेस ले सकता है।
हमारी विशाखापट्टनम ब्रांच में जाके क्लासेस ले सकता है, Okay. हैदराबाद में क्लासेस ले सकता है, ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया से कैंडिडेट लोग ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। ओके, हमारा बेंगलोर ब्रांच में लोग जाके क्लास ले सकते हैं, केरला ब्रांच में क्लास ले सकते हैं। सो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल विद देम, बट वहाँ की फ़ीस यहाँ से निस्ट कैंपस से वेरी करेगी। वेरी करेंगे। ओके, सो वेरी कैसे करेगी? हाई रहेगी। हाई रहेगी। ओके। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन कैंपस है यहाँ पे जो टॉप लेवल के कैंडिडेट्स होंगे, टॉप मेरिट या टॉप एंट्रेंस एग्जाम में जिनके टॉप नंबर आएंगे उनको एडमिशन इधर मिलेगा, फिर रिमेनिंग कैंडिडेट्स उधर एडमिशन ले सकते हैं। फीस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं, बट स्लाइट वेरिएशन रहेगा। ओके सर। तो सर आपने अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बताया था कि उसमें एम्प्लॉयमेंट या फिर बच्चों को भेजा जाएगा। उसके अलावा सर और कौन कौन से सेक्टर्स है सर जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हम ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स में रहती हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बता चुका हूँ आपको। थर्मल पावर प्लांट, हैवी इक्विपमेंट फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, मिलिंग। ओके, फिर आपका आ जाता है डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवेज। हर एक सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर की कमी है ही है। ट्रू सर। सर आपका जो वन ऑफ द गोल है उसमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है बच्चे, उन पे काफ़ी फोकस किया गया है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो सर उनके लिए क्या है, मतलब बता सकते हो? देखिए, हम इसमें एक तो दो तरीके की स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। एक तो वो जो मेरिट में काफ़ी अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, दूसरे वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और तीसरा वो जो कि नॉलेज में उनके मार्क्स कम आए, बहुत कम आए हैं मार्क्स, बट वो एडमिशन के बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। और एफर्ट को हम मार्क्स से मेज़र नहीं करने वाले, एफर्ट को हम इससे मेज़र करने वाले हैं आज हमने असाइनमेंट दिया, कैंडिडेट कितने टाइम में असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, ऑन टाइम सबमिट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक, वो डेडिकेटेड है नहीं है, पंक्चुअल है नहीं है। सो वील मेज़र ये सारी चीज़ें भी काउंट होती ऑल दीज थिंग्स। तो सर पास्ट में भी आपने ये कोर्सेज कराए हैं, पास्ट में भी सेशन स्टार्ट हुए हैं, तो सर उसमें बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही है? देखिए, जो बच्चे क्लासरूम आए हैं या ऑनलाइन किया है, दे आर परफॉर्मिंग रियली नाइस। और अगर मैं बात करूँ जो जितने बच्चे अभी इंटर्नशिप में गए, मैंने आपको बताया रिलायंस रिफाइनरी के बारे में, सो जितना उन्होंने फीस में इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा तो वो अभी वहाँ से अर्न कर रहे हैं। अर्न कर रहे हैं। क्या बात है सर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का जो रेशियो होता है उसमें वास्ट डिफरेंस है। वो बहुत अच्छा है। वो मतलब कोर्स के ड्यूरेशन में ही अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया वो उतना तो निकाल चुके हैं, उससे ज़्यादा निकाल चुके हैं। क्या बात है सर। ओके, और अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी हमारे कैंडिडेट्स वी होप कि वो बहुत ही हाइट्स पे पहुंचेंगे और काफ़ी आगे जाएंगे अपने करियर में। मतलब जो कोर्स आप बाहर जाके मतलब 50,000, 60,000, 80,000 में लेते हो, वो कोर्स तो हम आपको इधर 3,000, 4,000 में प्रोवाइड करते हैं। सर ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है, मल्टीपल टाइम्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सही सर। ओके, तो यहाँ आपको एडमिशन लेना और फीस के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप कैसे क्लियर करोगे। ट्रू सर। और मेरिट में अप्लाई करें। ठीक है, कि अगर मेरिट आपका निकल गया या एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों में अप्लाई कर दिया, कुछ भी निकल गया, तो आप सही जगह पहुंच गए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कहीं से भी कोई भी थर्ड रास्ता आपको नहीं अपनाना है एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज़ वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो आप एडमिशन के लिए सिर्फ मेरिट और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आ सकते हैं।